नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एलईडी वैन, डिजिटल और सुझाव पेटी के माध्यम से आम जनता से चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव लिए जाएंगे। विकसित भारत मोदी की गारंटी, सुझाव पर तैयार होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। सभी 29 सीटों पर जाएगी वीडियो बैन। मिले सुझाव को केंद्र को भेजा जाएगा। सुझाव पर बनेगा संकल्प पत्र। 4 मार्च को वीडियो रथ होंगे रवाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा, मोदी गारंटी है, पूरे होंगे सुझाव। विकसित भारत मोदी की गारंटी। इस पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया, इसका जवाब बीजेपी को देना होगा। बीजेपी को इवेंट में माहिर बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का फोकस जनता से बीजेपी की ओर से किए वादों पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई तरीके की तैयारियां कर रही है और उस चुनाव को लेकर के बड़ी फोकस्ड है, लेकिन हमारा फोकस है जनता से किए गए भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भी और दावों पर भी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो भी वादे केंद्र की सरकार में रहते हुए किए थे, उसके 10 साल हो गए हैं, तो उनका जवाब और हिसाब दीजिए। उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ नौकरियां हर साल बोली थी, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां क्या प्रदेश के देश के युवाओं को दे दी हैं आपने? प्रदेश के युवाओं को क्या हिस्सा रहा? आपको आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, तो आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की कि ये लोग खुद अर्न कर सकें? भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, 22 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। इन सब बातों को लेकर के यदि जवाब देगी तो बेहतर रहेगा। ये इवेंटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है, इसमें नया क्या है? बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि मेरा मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकसित भारत मोदी जी की गारंटी अभियान में सहभागी होकर विकसित भारत के नवनिर्माण के लक्ष्य के साथ अपने अमूल्य सुझाव मिस्ड कॉल कर दें। सुनिए। संकल्प पत्र के माध्यम से देश के विकास में अपना रोड मैप तैयार करने का काम लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो कर रही है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी, सबने मिलकर के कि जनता के सेवा के साथ हम मोदी जी की जो गारंटी है उससे विकसित मध्य प्रदेश तो बनेगा ही। हमारे युवा साथी, उनकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यही विकसित भारत की गारंटी का सपना जो हमारे नौजवान देख रहे हैं। और 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए आगामी समय में हम सबको जो करने की जरूरत है, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत मोदी की गारंटी के अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, प्रदेश की जनता आजादी के इस अमृत काल में किस तरह का विकसित भारत देखना चाहती है, इस संबंध में सुझाव हम सबने मध्य प्रदेश के अंदर आमंत्रित किए। आज हमारी कार्यशाला में वीडियो बैन 4 तारीख को प्रत्येक लोकसभा में विकसित भारत मोदी की गारंटी वीडियो बैन के माध्यम से भी जनता से उन्हें अवगत भी कराएंगे 10 साल की उपलब्धियों के साथ, और जनता से आगामी समय में सहयोग भी मांगेंगे कि संकल्प पत्र के लिए आपके सुझाव क्या है। तो आज हमने सुझाव पेटी भी लॉन्च की है, और सुझाव पेटी जो लॉन्च की है, सुझाव पेटी के लॉन्च के साथ हम सब मिलकर के इस दिशा में एक व्यापक अभियान संकल्प पत्र को लेकर के चलाएंगे, और इसी के आधार पर हमारे लोकसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के तहत सुझाव पेटियों को रवाना किया। ये सुझाव पेटियां 29 लोकसभा सीटों में जाएंगी, जिसमें देश के विकास में संकल्प पत्र रोड मैप तैयार होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस तरह की जो संकल्प पत्र बनाना है, इसके लिए बीजेपी एक नए तरीके का अभियान शुरू कर रही है। आज इसी अभियान पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। ब्रजराज सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, और डॉक्टर रोहित नायक,
प्रवक्ता कांग्रेस विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे बृजराज सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे। बीजेपी है एक संकल्प पत्र बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? देवेंद्र जी, सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि हमने विकसित भारत मोदी की गारंटी, जब सम्मिलित होकर कोई कार्य किया जाता है तो उसका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो प्राप्त किया जाता है। तो माननीय मोदी जी ने अभी हमारी जो कार्य समिति हुई थी दिल्ली में, उसमें उन्होंने विकसित भारत की एक वो रखी कि हम एक भारत को अब यहां से विकसित भारत बनाएंगे। तो हम अगर जनता से, युवाओं से, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे अगर हम लेते हैं सुझाव, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने उसमें जोड़ी कि मोदी की गारंटी। देवेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता हैं पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। शेखर गुप्ता जी एक बहुत बड़े नाम हैं, पत्रकार हैं और न्यूट्रल रहते हैं, और विशेषकर मोदी विरोध से उनकी दुकान चलती है, उनका घर चलता है, उनका मकान बनता है, जो भी है। पर देवेंद्र जी, उन दोनों के कुछ दिनों के 15 दिन के बयान हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी देती है उसको पूर्ण करने के लिए पूरे प्रयास करती है। पी चिदम्बरम जी ने स्पेसिफिकली कहा कि जो भी ये स्कीम लाते हैं उन स्कीमों को जमीन पर उतारते हैं। शेखर गुप्ता जी ने कहा कि जब आज की जनता में कांग्रेस की गारंटी में भरोसा नहीं है, लेकिन भाजपा की गारंटी में भरोसा है। भाजपा जो गारंटी देती है उनको पूरा करती है। हमने घर में घुस घुस के सिलेंडर चेक किए हैं, लोगों को सिलेंडर मिले हैं, पानी मिला है, पक्के मकान मिले हैं। देवेंद्र जी, यही मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास कर रही है। हमने अगर कुछ भी नहीं किया होता तो हमको जनता लगातार बार बार नहीं चुन रही होती। देवेंद्र जी, मोदी की गारंटी और भाजपा पर भरोसा इस समय भारतीय जनमानस के मानस में बैठ चुका है। और आप विश्वास कीजिए देवेंद्र जी कि हम जो कहते हैं उसको करने का प्रयास तो करते हैं। कम से कम उनको जितना जितना जमीन पे उतार सके उतना उतारने का प्रयास तो करते हैं। कांग्रेस की तो बातों पर जनता को भरोसा ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर रोहित नायक जी, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी तो अपने संकल्प पत्र के लिए एक अभियान चलाना शुरू कर दी है। क्या ये कहें कि इस मायने में भी कांग्रेस पीछे नजर आ रही है? नहीं देवेंद्र जी, देखिए अभी चुनाव में जिस तरह का रण शुरू होने वाला है, हमारा काम बहुत ही आसान है और बहुत सारा काम जो है वो हमारा बीजेपी कुछ लोग और आसान करते जा रहे हैं। जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का बयान आया और उन्होंने जो भारत की असली पिक्चर, असली चित्र जो खींचा उस इंटरव्यू के दौरान, उसमें ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं जो कही जा रही है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके की अभी इश्तेहार और प्रायोजन के जो जाल में जनता को फंसाए हुई है। देखिए, अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात करी जाए तो बीजेपी से बड़ा इवेंट मैनेजर कोई है नहीं, और मुझे लगता है बीजेपी का मुख्य काम भी इवेंट मैनेजमेंट का ही है। जहां तक सुझाव पेटियों की बात है, यहीं से सुझाव देने की हम शुरुआत कर सकते हैं कि जो इनने विधानसभा में पिछली जो अभी किए थे वादे, वो पूरा करना शुरू कर दे। जो लाडली बहनों के लिए जो 3000 रुपए की बात करी थी, समर्थन मूल्य की बात करी थी, या 2014 से जो बात आ रही थी कि अब की बार मोदी सरकार तो अब जो है सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, तो ये बात कर दी जाए कि या फिर 2 करोड़ जो रोजगारों की बात थी साल प्रतिवर्ष, वो कहाँ गए? जो महंगाई बढ़ रही है, कहा गया था पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, उसका क्या हुआ? जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दामों को लेकर ये सड़कों पर दौड़ते थे, उन आंदोलनों का क्या हुआ? आज की तारीख में 3 गुना हो गए गैस सिलेंडर के दाम। तो जिस तरह की जो भी बातें मध्य प्रदेश के चुनाव में करी गई थी, जनता ने इनको चुना, ये बात स्पष्ट है। लेकिन जनता के लिए ये कर क्या रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट के अलावा, ये भी बात तो करनी पड़ेगी ना। यदि 1.25 लाख बेरोजगार पिछले वर्ष तक शुरुआती दौर में बढ़ रहे थे, और अभी इस बार का डेटा मैंने एनालाइज नहीं किया है, मुझे लगता है वो डेटा बढ़ गया होगा। जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं, जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये सारी चर्चाएं भी तो करना आवश्यक है। क्या केवल जो है सुझाव मांगते रहेंगे? सुझाव पे अमल कब होगा? अमल कब होगा?
जो काले धन की बात थी उसका क्या हुआ, जिस तरीके से बात करी गई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी और सारा काला धन वापस आ जाएगा। चलिए वो सारी चीजें तो ठीक हैं, तो ये जो सारी चर्चाएं थी, डॉक्टर साहब, हमें तो यही चर्चाएं करनी है ना विपक्ष के रूप में। हम केवल यही बात अगर जनता तक पहुंचाते रहे तो हमें लगता है कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। तो क्या आप भी मतलब आप भी कोई घोषणा पत्र जो जारी करेंगे सब इन्हीं बातों को सम्मिलित करेंगे क्या? आपका घोषणा पत्र कब तैयार होगा और उसके लिए क्या तैयारियां हैं? हमारे घोषणा पत्र में 5 न्यायों की बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी पूरे देश के भ्रमण पे ऑलरेडी निकले हुए हैं। हम उन बातों को जनता की उन बातों को उठाना चाहते हैं जिनसे वो आत्मसात होते हैं, जो उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप कोई शादी का एक प्लानिंग कर दें और उस शादी में बहुत अच्छा भोजन करा दें, बहुत भव्य आयोजन हो जाए, लेकिन दूल्हा दुल्हन खुश ना रहे शादी के बाद, तो ऐसे आयोजन का अर्थ क्या है? बीजेपी जो प्रोपगेशन करती है, जिस तरीके से मैनेज करती है इलेक्शंस को और जिस तरीके से अपना प्रायोजन करती है स्कीम्स का, उनका क्रियान्वयन किस स्तर पे हो रहा है? भाई 1.5 साल से करीब 1.5 साल से एक भी प्रधानमंत्री कुटीर गांव देहात में नहीं खुली है, एक भी सिंगल कुटीर नहीं मिली है पिछले 1.5 साल से। क्यों नहीं मिली है? मध्य प्रदेश के बजट की क्या हालात है? तो आप अगर केवल राज्य मध्य प्रदेश की बात कर ले, देश की तो छोड़ ही दें, तो ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके की बातें करी गई थी और कितनी बातें पूरी हुई। आज की तारीख में जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से डबल इंजन की सरकार चला रही है मध्य प्रदेश को दिल्ली से बैठकर, उसका उदाहरण सबके सामने मोहन यादव जी क्या कर पा रहे हैं मुझे और चलिए ठीक है हम आएंगे आपके पास। विनोद मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि ब्रजराज सिंह जी ने कहा और बीजेपी एक संकल्प पत्र बनाने के लिए अब एक अभियान चला रही है, लोगों के बीच जा रही है, सुझाव पेटिका लेकर के जा रही है। कांग्रेस अपना संकल्प पत्र शायद अगर जो हम सही हैं डॉक्टर रोहित जी, अगर जो गलत होंगे तो टोक दीजिएगा, कि जो न्याय यात्रा निकाल रही है, न्याय की जो मांग कर रही है, शायद 5 मुद्दों पे जो न्याय की मांग कर रही है उसको अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। सवाल यहां पर यह है कि प्रभावकारी क्या दिख रहा है? देखिए देवेंद्र जी, इसके पहले हम हमेशा सुनते आए हैं कि एसी के बंद कमरों में बैठकर जनता के संबंधित योजनाओं को लागू करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है। कम अच्छा करने जा रही है कि उन 29 लोकसभा क्षेत्रों में जनता के मध्य उनसे संबंधित जो भी मांगे हैं, विकास कार्य के संबंधित हैं या जो वो चाहते हैं उस संबंधित में सुझाव आमंत्रित कर रही है और उन सुझावों के माध्यम से यदि मध्य प्रदेश से संबंधित कोई योजनाएं संकल्प में या घोषणा पत्र में लानी होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार लाए और उसे पूरा करने के प्रयास करेगी। तो एक तरह से सीधे तौर पर जो जनता चाहती है उसके लिए ही गारंटी भारतीय जनता पार्टी देने का जो विचार बना रही है, तो यह एक अच्छी पहल है। और देखा जाए तो लोकतंत्र में यह होना चाहिए कि आम जनता से जुड़े विषय आम जनता से ही आए, तो यह एक अच्छी पहल है और ये यदि लागू हो सकती है और इसको पूरा किया जा सकता है तो वह दिन दूर नहीं है जब हम ये कहते हैं कि हमसे नहीं पूछा गया कि हमारे क्षेत्र में क्या चाहिए या क्या ना चाहिए। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी न्याय यात्रा में है, उन 5 बिंदुओं में है, लेकिन इसके साथ ही संपर्क के दौरान यदि कोई सुझाव आ रहे होंगे और वो प्रदेश कमेटी या उनकी जो केंद्रीय कमेटी है यदि उसको लाती है तो यह एक अच्छा है। ये तो कांग्रेस बताएगी और मेरे हिसाब से चुनाव जैसा नजदीक आ गया है तो उस दौरान यह बात आनी चाहिए कि हम भी जनता के मध्य से जो उनके आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक मांगे हैं विकास के लिए, वह संकल्प घोषणा पत्र में लाएंगे तो एक अच्छी पहल होगी। चूंकि चुनाव तो इन दोनों को लड़ना है तो जनता के बीच जितनी पारदर्शिता से आ सके उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, जनता के बीच जितनी पारदर्शिता से आएंगे उतना ही अच्छा होगा। ब्रजराज सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? मैं एक बात कहना चाह रहा था कि मिश्रा जी ने तो सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली,
जहां सामूहिक लोकतंत्र है, जनता जो है वो अपना राजा चुनती है, तो हम सत्ता में हैं तो हम जनता से सिर्फ ये लेने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कौन से काम अच्छे हैं जिनको हम जारी रखें और हमारे कौन से काम और हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें आप मार्गदर्शन करें। मैं डॉक्टर रोहित नायक जी की बहुत सारी बातें तो नहीं सुन पाया, किंतु परंतु उनके जो पहले प्रवक्ता थे उन्होंने जो बातें की थी उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हमसे बढ़ चढ़कर गारंटियां दी थी और जनता ने हमारी गारंटी पर भरोसा किया। देवेंद्र जी, मैं यहां पर मेरा कहने का अर्थ यह है कि मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम गारंटियों को या जो हम वादे करते हैं उनको जमीन में उतारने का प्रयास करते हैं और जनता देख रही है कि कितने रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, कितनी सड़कें बन रही हैं, कितने अस्पताल खुल रहे हैं, क्या लोगों की आय थी पहले, आज कितनी है। अब दिया घिसते ही चमत्कार तो होगा नहीं जी, लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे जनता संतुष्ट नजर आ रही है जी। तो प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ डॉक्टर रोहित नायक जी हैं। डॉक्टर रोहित नायक जी, ये बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में जनता का मूड क्या है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी योजनाएं जनता को पसंद आ रही हैं, जनता किन से ज़्यादा लाभान्वित है, ये फीडबैक तो लेना चाहिए। अगर जो बीजेपी ले रही है तो इसे इवेंट ही क्यों कह रही है कांग्रेस, ऐसा तो। और दूसरी बात ये, दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं है जनता का, ऐसा हमारे ब्रजराज सिंह जी का कहना है। और वास्तव में ये लगातार जो हार हो रही है ये इसका द्योतक है। पिछले विधानसभा चुनाव 70 वर्षों तक भाजपा को एक भी प्रतिनिधि नहीं मिलता था, तो ये तो समय काल चक्र परिस्थिति का खेल है, इस पर जाने का मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ बिंदु मुख्य रूप से मेरे को समझ में आया, ब्रजराज सिंह जी ने खुद ही अपनी भाषा में और अपनी जो पार्टी की जो विचारधारा है उसको स्पष्ट कर दिया कि जनता राजा चुनती है, मतलब जनता सेवक नहीं चुनती, जनता राजा चुनती है। तो आप राजा प्रजा का ही संबंध रखेंगे, सेवा और सेवक का तो रखेंगे नहीं। दूसरी बात, मिश्रा जी ने कहा कि जो बहुत अच्छे पैनलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सम्मान करता हूँ, उनने कहा कि जैसे आपने भी कहा कि जनता से अगर कोई फीडबैक लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है, बुराई बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन आप 25 सालों की सरकार में अभी भी फीडबैक ले रहे हैं, पिछली योजनाओं का क्या हुआ? आप जो वादा कर रहे हैं, आपकी तो डबल इंजन सरकार है ना, तो जब नहीं कर पाते हैं तब फीडबैक लेने लगते हैं। आपकी दोनों सरकारें चल रही हैं, आप तो कोई भी चीज क्रियान्वित कर दें। और जहां तक मिश्रा जी की बात थी कि फीडबैक लेना जरूरी है, अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं कि जनता की बात निकल के आना चाहिए। लेकिन वही जनता जब आंदोलन करती है, वही रोजगार के लिए बेरोजगारी से परेशान नौजवान करते हैं आंदोलन, वही जो किसानी और समर्थन मूल्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको तो लठ मारे जाते हैं। तो ये जो बात है, ये कहां, ये इसमें आपको नहीं लगता कि कोई तारतम्य नहीं है, डिस्पैरिटी है कि आप कह क्या रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? अगर आपको अगर जनता की बात सुनने के लिए सक्षम है और आप में सहनशीलता है, तो आप इस बात को भी आत्मसात करिए कि जनता जब परेशान है तो महंगाई कम करिए, बेरोजगारी से परेशान नौजवान है तो रोजगार बढ़ाइए, अगर महिला उत्पीड़न से परेशान है तो महिला उत्पीड़न के लिए कानून बनाइए। केवल अगर शहरों में हम फ्लाईओवर जी इस तरह का विकास कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ब्रजभूषण जी से कि ब्रजराज जी से मैं पूछना चाहता हूं कि ये बता दें वो अगर कह रहे हैं कि नए चिकित्सा संस्थान खुले हैं, नए शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, तो ये बता दें वो कि कितने शैक्षणिक संस्थान और कितने शिक्षा संस्थान पिछले 25 वर्षों में तहसील प्लेसेस पे खुले हैं। गांव में क्या विकास कर रहे हो आप? आपने 1.5 साल में एक भी कुटीर नहीं बांटी। आप अभी मूलभूत सुविधाओं से लोगों को अवगत करा रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? अभी आप उनको रोटी कपड़ा मकान पे आ जाएगी बात कि रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं। ये रोटी कपड़ा मकान देना आवश्यक है, लेकिन उनको सक्षम बनाइए ना। अगर आप इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तो फिर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों बांट रहे हैं? इस बात पे क्या जवाब देना चाहेंगे ब्रजराज जी? तो इस तरह की जो बातें हैं जिनमें कोई तारतम्य नहीं दिखता, लगता है कि एक बात कही हुई कुछ और है और जो करी जा रही, तो कथनी और करनी का जो अंतर है इसको स्पष्ट कर दे तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। और जो पिछले चुनाव में जो वादे किए गए, सुझाव लेने की क्या आवश्यकता, उन्हीं को पूरा कर दीजिए, मुझे लगता है बहुत राहत मिल जाएगी। चलिए ब्रजराज सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम विनोद मिश्रा जी के पास आएंगे जल्दी से।
देवेंद्र जी, मेरे को इनकी कोई बात आवाज नहीं आई है। आप सवाल रिपीट कर दीजिए, मैं जवाब दूंगा और बिल्कुल दूंगा। जो पहले आपने वादे किए हैं, जो योजनाएं हैं, उनका क्या, पहले उनको लागू कीजिए। यही सब सारे सवाल थे, इसी का जवाब मैं अपने उद्बोधन में इस बात को कवर कर चुका हूं कि इनके ही एक नेता खुली जुबान से मान रहे हैं, कुछ बंद जुबान से मान रहे हैं। इनकी आधी पार्टी हमारी पार्टी में आने को तैयार है क्योंकि उनको विकास दिख रहा है। वो हमारे कार्य प्रणाली से, हमारे लक्ष्यों के जो हमने रखे हैं, जो गारंटियां दी हैं, उनसे सहमत होते हैं। हम चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, इससे वो सहमत हैं। तो ये कम से कम इनको कुछ नया ढूंढना चाहिए। तो नहीं चलेगा। मोदी की गारंटी और भाजपा पर भरोसा स्थापित है और हमें इस बात का बहुत ज्यादा गर्व है कि हमने इसको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करके कई सारी स्कीमें हैं जिनको हमने पूरा किया है, जो हमने लोगों को करके दिखाया है। इनको किसने रोका था घर में जल पहुंचाने से? इनको किसने रोका था गैस का कनेक्शन देने से, बिजली का कनेक्शन देने से, अस्पताल बनाने से, सड़कें बनाने से? ना तो इनके पास कोई नीति थी, ना नियत है और ना ही इनके पास कोई नेतृत्व है। देवेंद्र जी, इनकी घिसी पिटी बातों से मैं थक चुका हूं। यही मेरा आखिरी जवाब था। और आपसे एक और बात कहूंगा देवेंद्र जी, मुझे एक दूसरे उसमें लाइव जाना है, तो अगर बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद मिश्रा जी, सवाल आपसे ये है कि दोनों पार्टियां हैं, अपनी अपनी तैयारियों के बारे में बताएंगी, अपने अपने संकल्प पत्रों के बारे में बताएंगे, अपने अपने वादे किए जाएंगे, अपने अपने तरीके इनके पास हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बात कहते कहते और सुनते सुनते लगता है कि घिस पिट गई है कि कांग्रेस की तैयारियां उस तरह की नहीं हो पा रही हैं। बाकी अगर जो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए विनोद जी, तो आप काफी सीनियर हैं और विद्वान पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको वास्तव में क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें हैं कांग्रेस इस बार बढ़ा पाएगी? देखिए देवेंद्र जी, चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले पत्रकार की दृष्टि से मेरा खुलकर ये कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता दल बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह तो मानिए कि संगठनात्मक कमजोरी है जी। और जीत का जहां तक देखा जाए तो जब नेता ही सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं जीत के लिए कि हम अपने क्षेत्र से चुनाव जीत जाएंगे कि नहीं, तो जीत पाने का कैलकुलेशन मेरे ओर से कहना या किसी भी ओर से कहना वो प्रथम दृष्टया तो ठीक नहीं है। और फिर दूसरी चीज विषय यह आता है कि चुनाव में ऐसा कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के विषय पर और जो राम मंदिर बन गया है उस विषय पर, क्योंकि उसका तोड़ इनके पास हो, उनका तोड़ जबरदस्त। मैं इसी पर आ रहा था जी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जो रामलला को बैठा दिया, तो हिंदू जनमानस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित है। अब इस अवस्था पे जब तक ये सकारात्मक तरीके से प्रदेश के विकास के संबंध में जनता को समझाने में सफल नहीं होंगे, तो कांग्रेस ही नहीं अन्य किसी भी दल के प्रत्याशी, मुझे ऐसा लगता है, यह मेरी व्यक्तिगत राय है, कि लोकसभा सीट जीत पाए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व और श्री राम मंदिर के विषय पर अन्य पार्टियों से चुनाव की अपेक्षा कहीं अधिक आगे है जी, आगे है। डॉक्टर रोहित नायक जी, एक अंतिम सवाल आपसे हम जरूर करना चाहेंगे, बुरा मत मानिएगा। कैलकुलेशन है
आंकड़े हैं जो प्रश्न निकाल ही देते हैं। 2018 में कांग्रेस जीत करके आई थी विधानसभा चुनाव, लेकिन 2019 के चुनाव में क्या हुआ? 2019 के चुनाव में मात्र आप लोकसभा की 1 सीटें जीत पाए, 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास चली गई। तो उस समय तो आप विधानसभा जीते थे, और उसके बाद 1 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होता है तो ये इस स्थिति पर आ गए। अब लोकसभा विधानसभा तो आपके हाथ में रहा ही नहीं, और हार भी हुई है तो हमें लग रहा है कि ठीक ठाक ही हार हो गई है, बुरा मत मानिएगा। फिर आखिर कौन सा जादू की छड़ी आप लोग घुमाने वाले हैं कि अपनी सीटें बढ़ाएंगे? बुरा मत मानिएगा, अगर जो प्रश्न बुरा लगा हो तो छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सत्य को आत्मसात करना, उसको स्वीकार करना सबसे बड़ा मानव का धर्म होता है जी। और मुझे ये लगता है कि जो आपने सवाल किया, आप कह रहे हैं ठीक ठाक हार हुई, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छे से हारे हम जी। लेकिन जो हार हुई है उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं समझ में आता। अभी मिश्रा जी का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था, रामलला और राम जन्मभूमि का जो एक धार्मिक रूप से जो उन्माद और जो जिस तरीके से जो व्यक्तियों के मर्म में ये बात बैठी हुई थी समुदाय के बीच, वो तो स्वप्न पूरा हो चुका। अब उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जिनको बिठाया गया था, जिनका जन्म, जिनकी पार्टी का जन्म केवल इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर हुआ है, और जो जिस विचारधारा से वो आते हैं वो केवल इन्हीं मुद्दों तक सीमित है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे भी और मिश्रा जी से, इस प्रश्न के प्रति प्रश्न में के रूप में, कि मुझे ये बताइए कि क्या महंगाई आज की तारीख में मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि तेल की कीमतें और जो जीएसटी जिस तरीके से दूध, दही और आम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करी जाने वाली चीजों पे लगाया गया है वो बहुत ज्यादा है? क्या सिलेंडर के दाम आपको ज्यादा नहीं लगते? यदि आपको नहीं लगते तो मुझे लगता है कि फिर जो मैं बात कह रहा हूं वो सही तरीके से आप तक भी नहीं पहुंच पा रही, और जो पढ़े लिखे वरिष्ठ लोग हैं, जो समझदार लोग हैं समाज के, वो भी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा पूर्ण कर लिया बीजेपी ने। हम लोग सभी कृतज्ञ हैं कि रामलला वहां विराजे हैं, वो हमारे आराध्य भी हैं, लेकिन क्या राजनीति केवल इसी धर्म की पर आधारित और इसी धर्म पर आश्रित रहेगी? क्या रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी बात करने का विपक्ष को कोई मतलब नहीं है? और अगर मतलब नहीं है तो फिर हम गलत जगह बैठे, फिर तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्ति आम जनमानस इस बात को समझना शुरू करेगा कि भाई हो गया जो होना था, राम जन्मभूमि में स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भले ही मंदिर अधूरा है, लेकिन जो आम जनमानस से जुड़ी हुई जो बात है, जो राम राज्य लाने की जो बात है, वो अभी उससे हम कोसों दूर हैं। अगर ये बात जनता तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है मेरी और कांग्रेस की कुछ ना कुछ जीत तो मानी जाएगी। एक बात हम और कहना चाहेंगे आपसे, जनमानस तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, पढ़े लिखे लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं, पहुंच तो रही हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिन तक आपको पहुंचाना है। क्या आप सोच रहे हैं कि टीवी में बैठ करके ये बातें कह देंगे तो सभी तक पहुंच जाएंगी ये बातें? क्या आप जानते हैं कि गांव में, शायद आप गांव में गए होंगे, शायद नहीं, मैं ग्रामीण तो ग्रामीण इलाके का ही हूँ, मैं तो ग्रामीण इलाके का ही हूँ। सुन लीजिए, मैं जानता हूँ जो आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ बिल्कुल सही है। अगर आप ही मुझे इस बात का जवाब दे दे कि अगर आप बता दें कि आप जिस गांव से आते हैं उस गांव में शैक्षणिक संस्थान नया कौन सा सुनिए तो सुन तो लीजिए, हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, ठीक है, ये बातें हम टीवी पर हम जहां तक उठाना है हम उठा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल की स्पोकपर्सन नहीं बन सकते, वो बातें नहीं कर सकते, हम जाकर के आंदोलन नहीं कर सकते। सुनिए बता दें, हम जाकर के बात तो सुन लीजिए सर, बात तो सुन लीजिए। आपने एक बात कही थी कि बुरा ना मानिएगा, मैं भी ये बात कह देता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग गया कहीं? सर, हम पत्रकारों को बुरा नहीं लगता,
नहीं, आप टैग भी लगा देते हैं आप लोग, परिवेश में आप तो नहीं। आपने ये बात करना शुरू कर दी कि मैं गांव गया हूं कि नहीं गया हूं। आपको पता है कि बुंदेलखंड की क्या दिक्कत क्या है ना सर, दिक्कत क्या है ना कि जब मतलब की बातें होती हैं तो कांग्रेस सुनती ही नहीं जी। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, हमने वो चीजें भी देखी हैं जब बीजेपी विपक्ष में थी। दिल से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, और आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप अच्छे प्रवक्ता हैं और हर चीज को बड़े बारीकी से और बड़े ही संयमित ढंग से आपने रखा है। यहाँ विनोद मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जी जी, सही बात यह है कि आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी इवेंट करती है जी, और इवेंट के माध्यम से ही उनने समस्याओं को इतना विकराल रूप से दिखा दिया कि आपकी सरकार नहीं आई, और दो बार से आ रही है बीजेपी जी। आंदोलन करने की क्षमता आप में है, आपने आंदोलन करके कांग्रेस ने आजादी ले ली अंग्रेजों से, लेकिन वो क्षमता आप गंवा चुके हैं। ये कहते हुए हमें थोड़ी भी हिचक नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता हासिल की बीजेपी आपसे, वो तरीका भी आप दोहरा नहीं पा रहे हैं। ये महंगाई की बात है ना, महंगाई की बात है, सुनाने की बात है, महंगाई की बात है सर, महंगाई की बात आप कर रहे हैं ना। यही गैस सिलेंडर के दाम जब, सुन लीजिए सर, यही गैस सिलेंडर के दाम, सुन लीजिए सर, यही गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़े थे और सरकार कांग्रेस की थी, पूरे देश में जैसे परमाणु बम फूटा हो उस तरह से काम हो रहा था। वो था विपक्ष। आप लोग एसी में बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि सारे लोग आंदोलन कर लेंगे? चेंबर में एसी नहीं है, आप देखना चाहें तो मैं एसी में बैठता नहीं हूं, मेरे चेंबर में पंखा लगा हुआ है केवल जी। मैं उस बात को तो पंखे की हवा छोड़िए, सड़कों पे आइए, लोकतांत्रिक आंदोलन कीजिए, जनमानस में जाइए, ये इस तरह से मुद्दे उठाइए कि लोग समझ पाए। तरीके से आप अभी मुझे ये बात कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। मेरी एक बात का भी जवाब नहीं दिया आपने। मुझे लेक्चर तो अच्छा दे दिया, पर मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं आया कि क्या आपको लगता है कि महंगाई है? आप कह रहे हैं कि सिलेंडर उस समय महंगा था और जरा बढ़ जाता था तो ये आंदोलन करते थे, लेकिन जब मैं बात आपके बीच रख रहा हूं तो क्या आप आत्मसात कर रहे हैं उस बात को कि सिलेंडर 3 गुना महंगा हो गया है? क्या आप इस बात को एग्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट? बिल्कुल, लेकिन आप इस बात को पहुंचाइए ना, हम तक पहुंचा करके क्या करेंगे आप हम तक पहुंचा के क्या करेंगे? जनता वोट देती है ना सर, जनता के बीच जाइए, इस बात को उठाइए, कहिए। जनता हम और आपसे ही बनती है जी, जनता मैं भी हूं और आप भी हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए जाकर के आंदोलन करें। हम कांग्रेस नहीं है, हम कांग्रेस नहीं है, ये सुनिए, कांग्रेस आप हैं, आपको जाना चाहिए, और उस बात को हम उठाएंगे। जाके डंडे खाइए, लाठियां खाइए, कहां बैठे हुए हैं आप डंडे खाइए, लाठियां खाइए, उस बात को हम उठाएंगे अपने चैनल पे। हम खा रहे हैं जी, हम खा रहे हैं, हम जेल में भी जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक अंतिम सवाल विनोद मिश्रा जी से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, विनोद मिश्रा जी से एक सवाल जवाब देंगे जी कि महंगाई है? मैं कितनी बार कहूं है, उस बात को आप उठा नहीं पा रहे, भुना नहीं पा रहे हैं। ये भी बात कह रहा हूं कि आप उसे भुना नहीं पा रहे हैं। अब कितनी बार कहलवाएंगे? चलिए, समय कम है सर, समय कम है। विनोद मिश्रा जी से एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा दिल से और धैर्य से अपने दिल पे हाथ रख करके ये चीजें कहिएगा, और अपने पार्टी में भी इस बात को जरूर रखिएगा। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। दोनों हम लोगों ने बातें की हैं जो हमारे प्रवक्ता महोदय डॉक्टर रोहित नायक जी से जो हमारी अभी जो बातें हुई हैं, हम तो बातें ही कहेंगे, सम्मानित हमारे मेहमान हैं जी। इसमें गलत कहां है हमारे शब्दों में? कोई गलती हो तो हम उसे सुधार लेंगे जल्दी से क्योंकि समय नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और जनता के पक्ष का कहना है, क्योंकि जब तक राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर के यदि उनको कोई कमियां लगती हैं उसे फेस टू फेस 1 to 1 नहीं बताएंगी, नहीं समझाएंगी, लोगों को जागृत नहीं करेंगी और उसके संघर्ष और अधिकारों के लिए खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगी, तो बंद कमरों में एसी में बैठ करके आंदोलन नहीं किए जा सकते, या औपचारिक आंदोलन 1-2 दिन का दिखावा करके संघर्ष नहीं किया जा सकता। आजादी केवल मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने नहीं दिलाई, एक ठप्पा जरूर लगा। उस समय पूरा देश और जन जो है उस अंग्रेजों के खिलाफ आगे आया था। तो युद्ध कोई भी हो, जन सामान्य जब तक उसमें जागृत नहीं होगा तब तक उस विषय को नहीं पाया जा सकता।
तो यदि कांग्रेस को ये लगता है कि हमें जनसेवा के लिए आगे आना है, हमें सत्ता के लिए आगे आना है, तो भाजपा की जो भी कमियां हैं उसे बताने के लिए, अपना विश्वास अर्जित करने के लिए वो सारे माध्यम अपनाए जाने चाहिए, ना कि दूसरे मंचों की ओर ताकना चाहिए कि वो बताएं कि कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस को अच्छा बताने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर मैदान में अपनी उपलब्धता और अपनी निष्ठा बतानी होगी, तभी वह अपने संकल्प और इरादों में कामयाब होगी। जी। अब चूंकि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो रोहित नाइक जी के पास जरूर जाते। समय की अपनी पाबंदियां हैं, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद यहां आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर सुझाव और संकल्प लेने के लिए बीजेपी ने एक और अभियान छेड़ रखा है, और इसमें जनता की सहभागिता होगी। यह पूछा जाएगा कि कौन सी योजनाएं सही हैं, कौन सी योजनाओं से जनता लाभान्वित होती है, उसे जारी रखा जाए, और संकल्प पत्र में और क्या होना चाहिए। वास्तव में जनता के बीच जाकर के अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वास्तव में जनता जागरूक होती है, योजनाओं को जानती है, समझती है, उस पर कैलकुलेशन करती है और फिर कोई सुझाव देती है। सुझाव मानना ना मानना पार्टी का अपना काम है, और उसे संकल्प पत्र में शामिल करना ना करना यह भी पार्टी का काम है। लेकिन हर पार्टियों को ऐसा करना चाहिए, हर पार्टियों को, इसलिए कि जब सभी पार्टियां अपने विचार लेकर, सुझाव लेकर जनता के पास जाएंगी तो सबके सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा, और बंद कमरे में जो बातें, इबारत लिख दी जाएंगी, उस इबारत को पढ़ने वाले कुछ लोग ही होंगे। लोगों को समझ में आना चाहिए, कोई भी काम हो लोगों के समझ में आना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो हम उसकी सराहना करते हैं, अन्य पार्टियों को भी ऐसा करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।